हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ इकाई 8 लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी नाटक का टॉपिक आते हैं। यह बुक सीरीज आपके मित्रों डॉक्टर प्रभात कुमार प्रभाकर जी का है, जो आपके न्यू पैटर्न पर आधारित है। आज का टॉपिक है आधे अधूरे नाटक। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। अब हम आधे अधूरे नाटक को विस्तार से देखते हैं, जो आपके यूजीसी नेट सिलेबस में यह टॉपिक लगा हुआ है। सन 1969 ईस्वी में रचित मोहन राकेश की तीसरी नाट्य कृति आधे अधूरे है। आधे अधूरे नाटक का कथानक इस ओर संकेत करता है कि जीवन में पूर्णता की खोज असंभव है। आधे अधूरे नाटक के पात्र सावित्री, महेंद्रनाथ जिसे पुरुष एक के नाम से भी जाना जाता है, अशोक बड़ा लड़का, बिन्नी बड़ी लड़की, किन्नी छोटी लड़की, जगमोहन पुरुष 4, जुनेजा, सिंघानिया, मनोज, शिवजीत आदि। पात्रों का संक्षिप्त परिचय। सावित्री आधे अधूरे नाटक का मुख्य स्त्री पात्र है। उम्र 40 के आसपास, आधुनिक नारी का प्रतिनिधित्व करने वाली, स्वच्छंद विचारधारा के कारण पति द्वारा प्रताड़ित एवं पर पुरुषों के प्रति झुकाव, परिवार के प्रति समर्पित एवं संघर्षरत नारी का व्यक्तित्व है। महेंद्रनाथ पुरुष 1, सावित्री का पति, असफल कारोबारी, पत्नी की नज़र से गिरा हुआ, पत्नी का पर पुरुषों के साथ घूमना नागवार गुजरना, इसी वजह से पारिवारिक कला, पत्नी से संबंध विच्छेद करने की इच्छा। उम्र 49-50 के आसपास। अशोक बड़ा लड़का, सावित्री और महेंद्रनाथ का बड़ा बेटा है। अश्लील पुस्तकों का पाठक, नौकरी कर परिवार को सहायता करने की इच्छा। उम्र करीब 21 के आसपास है। भाई बहनों में सबसे बड़ा। बिन्नी बड़ी लड़की, सावित्री की बड़ी बेटी, उम्र 20, आधुनिक विचारों से भरी, अपने ही माँ के प्रेमी से विवाह, दाम्पत्य जीवन में प्रेम का भाव। किन्नी छोटी लड़की, उम्र 12-13 साल की, लेकिन अपने उम्र से ज़्यादा सियानी, जिद्दी और झगड़ालू प्रवृत्ति का है। फ्रॉक चुस्त पर एक मोजे में सुराख है। जगमोहन सावित्री के ऑफिस में काम करने वाला अफसर, सावित्री को उपभोग की लालसा। पुरुष 4, महेंद्रनाथ का दोस्त जुनेजा, सावित्री और महेंद्रनाथ के पति पत्नी के रिश्ते के बीच बढ़ रही दूरी को समझौता द्वारा समाप्त करने का प्रयास। आधे अधूरे नाटक में कोई अंक या दृश्य नहीं है। इसके 2 भाग पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में बांटा गया है। नाटक की शुरुआत एक काले सूट वाले आदमी के स्वयं को सड़क पर टकराने वाले आदमी कहने से होता है। सावित्री ऑफिस में नौकरी करती है, उसी की कमाई से परिवार चलता है। सावित्री का पति एक समृद्ध व्यापारी रहता था, जो नासमझी और अय्याशी के कारण सारे धन को लुटा देता है। सावित्री अपने घर की आर्थिक स्थिति ठीक करने और अपने बेटों अशोक को नौकरी लगवाने हेतु ऑफिस के बड़े बड़े अफसरों को अपने घर बुलाती है। अफसरों का घर आना सावित्री के पति महेंद्रनाथ और बेटे अशोक को अच्छा नहीं लगता है। सावित्री की बड़ी लड़की बिन्नी अपने माँ के प्रेमी मनोज के साथ भागकर शादी कर लेती है। स्वच्छंद प्रवृत्ति वाली बिन्नी को शादी के बाद जब वो स्वतंत्र और सम्मान नहीं मिलता, तो पुनः अपनी माँ के पास चली आती है। अशोक, जिसकी उम्र 19-20 के आसपास है, पारिवारिक जिम्मेवारी निभाने के बजाय अश्लील पुस्तकों को पढ़ता रहता है और अपनी माँ के पैसों पर मौज करता है। किन्नी, जिसकी उम्र मात्र 12-13 साल है, किंतु अपने उम्र से ज़्यादा सयानी हो गई, या भी भाई के द्वारा लाए गए अश्लील पुस्तकों के चित्रों को छुप छुप कर देखती रहती है। सिंघानिया
ऑफिस का बॉस और 5,000 तनख्वाह पाता है। वह सावित्री की मजबूरी का फायदा उठा उसे अपना हवस का शिकार बनाना चाहता है। यद्यपि सावित्री को भी यह अनुचित नहीं लगता है। सावित्री ऑफिस में बॉस सिंघानिया को अपने घर बुलाकर परिवार के सदस्यों से परिचय कराती है तथा अशोक की नौकरी के बारे में बार बार कहती है। नाटक के उत्तरार्ध में बड़ी लड़की बिन्नी माँ बाप के लिए सैंडविच लेकर आती है। महेंद्र नाथ का दोस्त जुनेजा पुरुष 4 सावित्री और महेंद्र नाथ के रिश्तों के बीच समझौता करने आता है। जुनेजा का मानना है कि उसका मित्र महेंद्र नाथ जीवन के प्रति उत्साही था, किंतु सावित्री से शादी करने के बाद अपना आत्मविश्वास खो दिया। सावित्री होटल में जगमोहन से मिलती है और अपने पति को छोड़कर उसके साथ रहने की बात कहती है। जगमोहन सावित्री के साथ रहने के प्रस्ताव को ठुकरा देता है। उसका कहना है कि यही बात अगर 10 साल पहले कही होती तो संभव था, पर अब असंभव है। महेंद्र नाथ को मुक्ति करने की बात जुनेजा के मुख से सुनकर सावित्री कहती है, मुक्ति उसे मुझे चाहिए, क्योंकि वह आदमी नहीं जानवर की तरह स्वभाव वाला। मारपीट करना, गाली गलौज देना, अपमानित करना उसकी रोज की नियति है। आधे अधूरे नाटक की समाप्ति किसी फैसले या उद्देश्य को लेकर नहीं चलती है। आधे अधूरे नाटक की सावित्री वस्तुतः ऐसी गृहिणी है जिसका भरा पूरा परिवार है, पर उस परिवार को घर नहीं बना पाती। सावित्री के जीवन में कई पर पुरुष आते, जिनमें जुनेजा, शिवजीत, जगमोहन सिंह सिंघानिया है, जिसके साथ सावित्री बाकी के जिंदगी बिताने का असफल कोशिश करती है। सावित्री अपने पति से इतनी टूटी हुई है कि अपने को उसकी पत्नी मानने से भी इनकार कर देती है। वह पति महेंद्रनाथ के गंदे पैजामों को ऐसे उठाती है जैसे मरा हुआ जानवर हो। वह बड़ी लड़की बिन्नी तो महेंद्रनाथ को राक्षस मानते हुए कहती है, अब शायद सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या होता रहता है यहाँ। डैडी का चीखते हुए मम्मा के कपड़े तार तार कर देना, उनके मुंह पर पट्टी बांधकर उन्हें बंद कमरे में पिटना, चीखते हुए गुसल खाने के कमोड में ले जाकर सिहर कर। मैं तो बयान भी नहीं कर सकती कि कितने कितने भयानक दृश्य देखे हैं इस घर में मैंने। महेंद्रनाथ संपूर्ण नाटक में पुरुष एक से ही नाम से आते हैं। महेंद्रनाथ नाटक का नायक है, साथ ही बेकार, निराश और असफल पति। शादी के बाद ही उसकी पत्नी को वह एक पूरे आदमी का आधा चौथाई अर्थात अधूरा, लिजलिजा और चिपचिपा सा आदमी लगने लगता है। महेंद्रनाथ किसी भी कार्य को करने से पहले जुनेजा से राय लेता है, यहाँ तक कि शादी भी उसी के कहने पर करता है। आधे अधूरे नाटक का अशोक आधुनिक युवा पीढ़ी की पीड़ा, आक्रोश, अकर्मण्यता, अस्वीकार और पलायन को प्रस्तुत करने वाला पात्र है। फ्रेंच कट दाढ़ी और अभिनेत्रियों के अश्लील चित्रों का जमा करने का शौक रखने वाला अशोक अकर्मण्य और आवारा स्वभाव का है। एयर फ्रीज में मिली नौकरी को छोड़कर वह लड़कियों के पीछे जूती चटकाता फिरता है। वह सेंटर वातावरणों के पीछे भागता रहता है और घर के अनेक वस्तुओं से भेंट कर चुका होता है। अशोक अपनी माँ से मिलने वाले सिंघानिया को चुकंदर मानते हुए कहता है, चुकंदर है वह आदमी जिसे ना बैठने का शौहरत है ना बात करने का। इस नाटक में सबसे छोटी पात्र किन्नी उन बच्चों का प्रतीक है जो माता पिता की उपेक्षा का शिकार होने पर असमय ही यौन प्रसंगों में रुचि लेने लगती है। छोटी उम्र में ही कैसोनोमा जैसी कामुक पुस्तकें पढ़ने वाली बिगड़ी हुई जिद्दी स्वभाव वाली लड़की है बिन्नी। घर के सभी सदस्यों को वह मिट्टी के लोंदे समझती है। आधे अधूरे नाटक के सभी पात्रों में अधूरापन है, खासकर सावित्री पूरे नाटक में काल्पनिक
पूरेपन की तलाश में भटकती है, अपने परिवार के विघटन का कारण बनती है। महेंद्रनाथ, अशोक, बिन्नी, किन्नी में भी आधे अधूरापन, अलगाव बोध, मानसिक कुंठा एवं तनाव आदि देखने को मिलता है। वस्तुतः इस नाटक में अधूरे व्यक्तित्व, अधूरे प्रसंग, अधूरी समर्पण भावना, अधूरा दायित्व और बोध, अधूरी आधुनिकता, अनिश्चित और अधूरा जीवन आदि अधूरे रूपों का चित्रण हुआ है। आधे अधूरे वर्तमान समाज के ऐसे सभी मनुष्यों की नाटकीय जिंदगी का प्रामाणिक दस्तावेज है जो अर्थलिप्सा, भौतिकता और काल्पनिक अह की मृग मरीचिका में फंसकर पारिवारिक एवं आध्यात्मिक शांति को पूरी तरह खो देता है। आत्मिक संबंधों को भूलकर मनुष्य सांसारिक अर्थ और काम के चक्कर में अपने जीवन के मूल अर्थ को त्याग आधे अधूरी जिंदगी जीने के लिए विवश है। आधे अधूरे नाटक के महत्वपूर्ण कथन: उम्र 40 को छूटी, चेहरे पर यौवन की चमक और चाह, फिर भी शेष ब्लाउज और साड़ी साधारण होते हुए भी सुरुचिपूर्ण, दूसरी साड़ी विशेष अवसर की। स्त्री सावित्री काई कुछ संभाल घर आती है, काई कुछ में कुछ घर का, कुछ दफ्तर का, कुछ अपना। अपनी ज़िंदगी चौपट करने का जिम्मेवार मैं हूँ, इन सबकी ज़िंदगियाँ चौपट करने का जिम्मेवार मैं हूँ, क्योंकि अंदर से मैं आराम तलब हूँ। महेंद्रनाथ का कथन। जब भी बुलाया है आदमी को, नहीं उसकी तनख्वाह को, नाम को, रुतबे को बुलाया है। अशोक का कथन। अब शायद सोचते हैं कि मैं इस नाटक में कोई निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यापक या कुछ और, परंतु मैं अपने संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकता, उसी तरह जैसे इस नाटक के संबंध में नहीं कह सकता, क्योंकि यह नाटक भी मेरी तरह अनिश्चित है। काले सूट वाला व्यक्ति जिसे देखो वही मुझसे बदतमीज से पेश आता है। महेंद्रनाथ का कथन। मैं प्रायः कहा करता हूँ कि खाना और पहनना, इन दो दृष्टियों से वह अमेरिकन भी यही बात पर रहता था कि जितनी विविधता इस देश में खान पान और पहनने में है, और वही क्या सभी विदेशी लोगों इस बात को स्वीकार करते हैं। सिंघानिया का कथन। अगर मैं कुछ खास लोगों के साथ संबंध बनाकर रखना चाहती हूँ तो अपने लिए नहीं, तुम लोगों के लिए, परंतु तुम लोग इससे छोटे होते तो मैं छोड़ दूंगा, कोशिश करना। सावित्री का कथन है। मेरे पास अब बहुत साल नहीं है जीने को, पर जितने हैं उन्हें मैं इसी तरह और निभाते हुए नहीं काटूंगी। मेरे कहने से जो कुछ हो सकता था वह इस घर का हो चुका आज तक। मेरी तरफ से यह अंत है, उसका निश्चित अंत है। सावित्री का कथन। वह खुद एक पूरा आदमी का आधा चौथाई भी नहीं है। सावित्री का कथन। एक आदमी है, घर बसाता है। क्यों बसाता है? एक ज़रूरत पूरी करने के लिए। कौन ज़रूरत? अपने अंदर के किसी, उसको एक अधूरापन कह लीजिए, उसे उसको भर सकने की। सावित्री का कथन। क्योंकि तुम्हारे लिए जीना का मतलब रहा है कितना एक साथ होकर, कितना एक साथ पाकर और कितना कुछ तक साथ ओढ़कर जीना। जुनेजा सावित्री से कहता है, देखा है जिस मुट्ठी में तुम कितना कुछ एक साथ भर लेना चाहती थी, उसमें जो था वह धीरे धीरे बाहर फिसलता गया। जुनेजा सावित्री से कहता है, मेरा अपना घर, हाँ, मैं आती हूँ कि एक बार फिर खोजने की कोशिश कर देखूं कि क्या चीज़ है वह इस घर में जिसे लेकर बार बार मुझे हीन किया जाता है। बिन्नी का कथन। मुझे पता है कि मैं एक कीड़ा हूँ जिसने अंदर ही अंदर इस घर को खा लिया। महेंद्रनाथ का कथन। राजनीतिक विचार है मेरी खुजली और उसके महरम। अशोक का कथन। आधे अधूरे नाटक के बारे में विद्वानों की राय।
डॉक्टर जयदेव तनेजा का कथन, मोहन राकेश ने अर्थातवादी नाटकों की रचना की। उनके नाटकों का परिवेश चाहे कोई भी हो, परंतु उसमें संघर्षरत छटपटाता हुआ आदमी आज का ही है। इंद्रनाथ मादन, आधे अधूरे नाटक टूटे घर में लौटने पर लाचार है। आषाढ़ का एक दिन में अलग होने का अंजाम रोमांटिक है। लहरों के राजहंस या रोमांटिक बोध से छुटकारा पाने का है, और आधे अधूरे में यह वास्तव का सामना करने में उजागर होता है। डॉक्टर रीता कुमार का कथन, यह नाटक पूर्णतः अर्थातवादी है। कमरे के 3 दरवाजे सावित्री के जीवन में प्रवेश करने वाले 3 पुरुषों का प्रतीक है। इन 3 दरवाजों को पारिवारिक विघटन के छिद्र भी माना जा सकता है। डॉक्टर गोविंद चातक नाटक के भाषा के बारे में कहते हैं, इस नाटक की भाषा नाटक के क्षेत्र में व्याप्त जड़ता को भंग करने में सफल हुआ। इसमें सहजता, ताजगी और चालूपन है। वह नाटक भाषा की संपूर्ण संवेदना और आंतरिक शक्तियों का उपयोग करता दिखाता है। अपने कथन के अनुरूप यह भाषा आरोपों, प्रत्यारोपों, उलझनों, उबलामों तक तलखियों, जलाहटों को बखूबी व्यक्त करती है। इस नाटक के निर्देशक ओम शिवपुरी नाटक की भाषा पर कहते हैं, पहले वाचन के समय ही मुझे इसकी भाषा बड़ी कशिश लगी थी। कहना न होगा, इस नाटक की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता इसकी भाषा है। इसमें वह सामर्थ्य है जो समकालीन जीवन के तनाव को पकड़ सके। शब्दों का चयन, उनका क्रम, उनका संयोजन, सब कुछ ऐसा है जो बहुत संपूर्णता से अभिप्रेत को अभिव्यक्त करता है। डॉक्टर विजय बापट का कथन, इस नाटक में स्त्री पुरुष के आपसी निजी संबंध करीब करीब चुक गए हैं और अब साथ साथ रहने की और सामाजिक संबंध ढोने की कटुता ही शेष रह गई है। डॉक्टर रीता कुमार का कथन, राकेश ने अपने किसी भी नाटक में पात्रों की भिन्न एकत्रित नहीं की, विभिन्न सामाजिक विसंगतियों को मूर्त करने में आवश्यक पात्र ही योजना की है। ओम शिवपुरी का कथन, महेंद्र नाथ सावित्री से बहुत प्रेम करता है। सावित्री भी उसे चाहती रही होगी, लेकिन ब्याह के बाद महेंद्र नाथ को बहुत निकट से जानने पर उसे उसके भी तृष्णा होने लगी, क्योंकि जीवन में सावित्री की अपेक्षाएं बहुमुखी और अनंत है। सत्यदेव दुबे का कथन, आधे अधूरे नाटक में मध्यवर्गीय लोगों के जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव बताया गया है। इस नाटक के सभी पात्रों के संघर्ष का अहंकार, अपमान और तनाव आदि भरा हुआ दिखाई देता है, जो रिटजबर्ग और यूजिन ओनियल की नाटकों की याद दिला देता है। श्याम नंदन जलान का कथन, आधे अधूरे के माध्यम से मोहन राकेश ने जीवन का साक्षात्कार नाटक में दिखाया है, जिसकी वजह सार्थक संवाद माने जा सकते हैं। यहाँ स्त्री पुरुष संबंधों की खोज की कड़ी दिखाई देती है, जो इस नाटक के अंत तक संघर्षरत दिखाई देती है। फिर भी यह नाटक स्त्री पुरुष के आपसी समझौते को अनिवार्य मानता है। इब्राहिम अलकाजी, जब मोहन राकेश का आधे अधूरे यह नाटक दिल्ली में 1969 ईस्वी में प्रदर्शित हुआ, तो भारतीय दर्शकों पर इसका ऐसा तीखा प्रभाव पड़ा जैसे जॉन ऑब्रेसन के नाटक लुक बैक इन एंगर का 5वें दशक में ब्रिटेन में पड़ा था। समीक्षक इस नाटक को एक तरफा बताते हैं, वहीं पर दर्शक की भीड़ ने इसे निरर्थक साबित कर दिया। डॉक्टर राम कुमार गुप्त का कथन, राकेश की जिंदगी जितनी बेहतरतीब रही, उतने ही अनुशासन उनके सृजन का है। जिंदगी में वे जितने असंगठित और बिखरे हुए दिखाई पड़े, उनकी रचनाओं में उतने ही सुलझे हुए उनके सौंदर्य की एक अनबुझ भूख है, गहन मानवीय संवेदना है। डॉक्टर सुंदरलाल कथरिया का कथन, सावित्री उस आधुनिक नारी का प्रतिनिधित्व करती है जिसका पति महेंद्र नाथ निठल्ला है। फलता हुआ परिवार के संचालन का बोझ
ढोती है। उसे अपने बेटे को नौकरी और बेटी की सुख की चिंता है। परिवार की आर्थिक अव्यवस्था और उससे उत्पन्न तनाव से वह दिनों दिन कटु होती जा रही है। परिवार के लिए दिन रात जुड़े रहकर भी वह उपेक्षा और तिरस्कार पाती है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हबीब तनवीर जी की नाटक को लेकर। हरिओम।